अच्छा, कुछ हम लोग इसमें टर्म पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको एक बार रिकॉल करो। जैसे इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। बताओ मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कितना होता है? u²/2g, यही ना। ये भी बताओ टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला u/g, टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u/g। ठीक है, आपको याद होगा कि हम बताए थे कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होंगे, है ना। एक बात और याद करो, आपको बताए थे हम प्रीवियस क्लास में कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होंगे तो सेम लेवल पर प्रोजेक्टेड पार्टिकल का स्पीड भी सेम होता है। जैसे ये यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिए हो तो जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पर स्पीड यू होगा। अगर यहाँ पर जा रहा है, मान लो स्पीड भी है, तो जब रिटर्न करेगा तो यहाँ भी स्पीड भी होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। आगे स्टार्ट करें हम। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में, जिसका एक सेक्शन तो हम लोग देख लिए हैं प्रीवियस क्लास में, है ना। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और भी अपग्रेडेड, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे हम लोग थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम का वेरिएशन कैसे आएंगे, वो सब क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो टाइम ऑफ एसेंट आपको बता दिए, टाइम ऑफ डिसेंट बता दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिए, मैक्सिमम हाइट बता दिए हैं, है ना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो अब देखो आगे, दो बातें याद रखना है। जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम, ठीक है। और एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो सेम लेवल पर स्पीड सेम, है ना। अच्छा, एक फार्मूला आपको और समझाए थे हम कि बताओ कितने स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दोगे कि वह मैक्सिमम हाइट h अटेन कर लेगा, है ना। तो ये भी अब हम लोग निकाले थे। बताओ कितना याद होगा आपको? कितना? √2gh। क्लियर है ना। और जब इसी लेवल पर आएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, और टाइम ऑफ डिसेंट भी आप लोग निकाले, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जब यहाँ पर डिसेंड होगा तो सेम लेवल पर स्पीड आकर के फिर से √2gh हो जाता है। ये सब आपको याद होंगे, है ना। अब थोड़ा सा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग मैक्सिमम हाइट के टर्म में समझ लेते हैं, है ना। इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में समझ लिए थे। अब हम लोग समझते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, है ना। चलिए समझते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है। जैसे मान लो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट इसका दिया हुआ है h। मैक्सिमम हाइट कितना है? h। अब ये बताओ हमको, यहाँ से हमारे पास एक बॉल है, इसको रिलीज कर दिए। बॉल को क्या कर दिए हैं? रिलीज कर दिए। बताओ ये बॉटम तक आने में कितना टाइम लेगा? याद होगा आपको, टाइम ऑफ डिसेंट बताए थे। क्या बताए थे? कि मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने में जो टाइम लगता है उसका नाम होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ भी टाइम ऑफ डिसेंट ही तो है यार, है ना। चलिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा? सोच करके बताओ। h मालूम, g मालूम है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। ये तो इनिशियल स्पीड होगा। बताओ कौन सा फार्मूला अप्लाई कर ले? हाँ, समझ में तो आ गया आपको। कौन सा फार्मूला? s = ut प्लस ½ a t²। क्लियर है? आ रही बात समझ में?
चलो ये बताओ एच क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव लिखेंगे, क्यों जी? क्योंकि अपर डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस एच लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। इनिशियल स्पीड कितना है, 0। समझ में आई बात? अब यहाँ से देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर क्यों रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताओ प्लस या माइनस, बोलो, बोलते रहो, कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ रहेगा। ये हो गया। और टाइम ऑफ डिसेंड का स्क्वायर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल हुआ। अब ये बताओ कि एच का वैल्यू कितना हो गया, हाफ जी टी डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इधर डिवाइड है, इधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गया टी डी स्क्वायर। तो टी डी का वैल्यू बताओ कितना हो गया, √2h/g। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बात समझ में? तो टाइम ऑफ डिसेंड का वैल्यू मैक्सिमम हाइट के टर्म में याद रखना है, √2h/g। क्लियर है? आपको याद रहेगा। या फिर एक तरीके से और इसको याद रखना है, सुनो, प्रॉब्लम में ऐसे भी आता है, जैसे यहाँ से बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं, किसको ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। जब एज हाइट बिलो जाएगा, जब एज हाइट बिलो जाएगा तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये होगा √2h/g। क्लियर है? दो बात याद रखना है, टाइम ऑफ डिसेंड मैक्सिमम हाइट के टर्म में कितना हो गया, √2h/g। या फिर दूसरा, अगर यहाँ से बॉल को रिलीज कर दिए, अगर एच डेप्थ बिलो आना है तो कितना टाइम लगेगा, तो √2h/g। क्लियर है? एकदम दिमाग में फिक्स्ड करो और लॉक करो, है ना, याद रखना है, सब आगे यूज होगा, है ना। चलिए, अब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम लोग तो जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होता है, सेम। तो ये बताओ कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम हो गया, तो टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट के टर्म में कितना लिखोगे, 2h/g। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया और ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। क्लियर है ना? हाँ, ये भी तो बताओ, इनिशियल स्पीड के टर्म में भी तो आप बताए थे, कितना, टाइम ऑफ एसेंट u/g, टाइम ऑफ डिसेंट u/g। क्लियर है? और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के टर्म में भी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट देख रहे हैं हम लोग, √2h/g। ये दोनों ही फार्मूला खूब बढ़िया से याद रखना है। क्लियर है? आई बात समझ में? यहाँ तक हम लोग एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई भी बात ही नहीं कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस के बारे में। क्लियर है? सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, तब प्रॉब्लम बड़ा आसानी से बनता है। क्लियर ना? चलिए, एक पॉइंट और है विदाउट एयर रेजिस्टेंस, फिर हम एयर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो एक पॉइंट और समझ लो, यहाँ तक मिटा दें हम। चलिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट समझो ना, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मान लो यहाँ से एक बॉल को हम प्रोजेक्ट कर दिए, किसको प्रोजेक्ट कर दिए, बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए, ऐसे प्रोजेक्ट किए, है ना। जब ये प्रोजेक्ट करोगे तो ये जाएगा 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 जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट पर जा करके वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितने हो गए, 0। अब देखो, ये जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल है वह एक पर्टिकुलर हाइट पर, जैसे मान लो h, दिस इज द मैक्सिमम हाइट और ये है स्मॉल h हाइट। अब ये बताओ कि जब यहाँ से बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए हैं तो ये हाइट को ऐसे जाते समय भी रहेगा, देखो हम कलर चेंज करके बताते हैं,
यहाँ से ये जाते समय भी रहेगा T1 इसी हाइट पर, और अगर हम देखें तो जब ये रिटर्न करेगा ऐसे तो ऊपर भी यहाँ पर रहेंगे, है ना। तो दो टाइम ऐसा होता है जिसमें प्रोजेक्टेड पार्टिकल सेम हाइट पर होते हैं, एक जाते समय और दूसरा रिटर्निंग के समय। क्लियर है। ये दोनों में रिलेशन आपसे टाइम का पूछता है। ये टाइम का रिलेशन याद रहेगा ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाता है। तो पहले हम इसको लिखते हैं और ये दोनों में रिलेशन निकालते हैं, है ना। तो साफ साफ देख रहे हैं कि प्रोजेक्टेड पार्टिकल दो टाइम में सेम हाइट पर रहता है और हम चाहते हैं कि इसमें T1 और T2 में रिलेशन निकाल लिया जाए, है ना। तो पहले तो इस बात को लिख ही लो, आप लिखो, मेरे साथ लिखो। प्रोजेक्टेड पार्टिकल remain at same height in two times, in two time लिखो, है ना। T1 एंड T2 बोल देते हैं, T1 एंड T2। T1 जाने का समय टाइम और T2 रिटर्निंग के समय, ये दोनों टाइम में प्रोजेक्टेड पार्टिकल कितने हाइट पर हैं, h हाइट पर हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। हम चाहते हैं कि T1 और T2 में रिलेशन निकाल लिया जाए। अच्छा, ये एक बात सोच करके बताओ हमको कि T1 और T2 टाइम में प्रोजेक्टेड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बता दो। डिस्प्लेसमेंट याद करो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो T1 टाइम में भी यार यही तो था और T2 टाइम में भी तो यही है ना। तो दोनों ही केस में T1 एंड T2 टाइम में प्रोजेक्टेड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। क्लियर है। अरे सेम है या नहीं, देखो फिर से सुनो। इनिशियली यहाँ पर पार्टिकल था, फाइनली यहाँ पर आया, जाते समय भी और आते समय भी। तो ये बताओ इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो रहा है ना, एज। मतलब T1 एंड T2 टाइम दोनों टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल सेम है ना। और तुम याद करो हम बताए थे कि S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला में S क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कुछ याद करो तो ये फार्मूला लगा दे क्या। अच्छा ये बताओ, अपवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोजेक्ट करते हैं तो जी वाला टर्म क्या लिए थे, नेगेटिव। क्लियर ना। तो S इजिकल टू आप लिखोगे क्या, UT माइनस हाफ ZT स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना रखें, H रख दें। ठीक है H रख देते हैं। अच्छा पॉजिटिव रखे या नेगेटिव जी, हाँ पॉजिटिव रखेंगे। क्यों, क्योंकि सर अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानते हैं और ये तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ही है, इसका मतलब S तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है। चलिए S पॉजिटिव हो गया। U बताओ, U का साइन अपवर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। और ये तो हम लोग सब काम कर चुके हैं पहले प्रीवियस, इसका मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रीवियस लेक्चर में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो तो पूरी इक्वेशन में हम चाहते हैं T1 और T2 में रिलेशन निकालना। आई बात, पर्पस समझ में आ रहा है। T1 और T2 में रिलेशन निकालना चाहते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2H 2UT GT स्क्वायर हो गया। अरे यार 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सबको लेफ्ट साइड में रख लो, यहाँ पर माइनस है, इधर आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस। इक्वल के अपोजिट साइन में साइन बदल जाते हैं ना, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस ZT स्क्वायर। ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये तो हो गया 2H इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये बताओ T में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना।
हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल से बताए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से हम इधर थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। आप समझो बढ़िया से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही ना। हमें ये बता दो सिर्फ इसका दो रूट, मतलब एक्स का दो वैल्यू होता है ना, अल्फा और बीटा रूट बोलते हैं। सम ऑफ रूट बताओ तो कितना लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना बोलते हैं, सी बाई ए। होता है या नहीं होता है। अच्छा, ए क्या है, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट, बी क्या है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। उसी को देख करके बताओ हमें, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना लिखे, देखो इक्वेशन, और ए का बताओ, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट ए होता है, कितना हो गया जी। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट बी होता है, देखो साफ साफ वहाँ पर दिख रहा है। तो ये बताओ बी का वैल्यू बताओ हमको, -2u, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 2h, यही ना। अब बताओ टी में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या बता रहा है ये इक्वेशन, कि टाइम का दो वैल्यू होंगे जिस पर प्रोजेक्टेड पार्टिकल कितने हाइट पर रहेंगे, एज हाइट पर, और पहले ही वो बता चुके हैं t1 एंड t2 टाइम। क्लियर है। अब हमें बताओ कि सम ऑफ रूट हमारा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सी बाई ए। क्लियर है ना। चलिए, तो ये बताओ यहाँ से t1 और t2 टाइम तो दो रूट हो गए। अगर हम t1 प्लस t2 लिखें, क्या लिखें, t1 प्लस t2 लिखें, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो देख रहे हो ना, माइनस बी कितना होगा, माइनस बी, बी के जगह पर देखो कितना है, -2u, माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ से देखो तो जी। अब ये बताओ t1 प्लस t2 अपना हो गया, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2u बाई जी, 2u बाई जी, और 2u बाई जी तो पढ़े हो तुम, क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होते हैं। आई बात समझ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फार्मूला है, t1 प्लस t2 इजकल टू 2u बाई जी, डेट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टाइम अगर कहें तो बोलो t1 इंटू t2, बोलो कितना, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए ना। तो c का वैल्यू देख रहे हो, a का वैल्यू देख रहे हैं, कितना लिख देंगे, 2h बाई जी। ये दोनों ही फार्मूला बड़े काम का है, दोनों याद रखना है। अच्छा, इसमें बताओ हमें एज क्या है, मैक्सिमम हाइट, नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम हाइट नहीं यार, क्या है बताओ, एज मैक्सिमम हाइट नहीं है, एज वह हाइट है जिसमें प्रोजेक्टेड पार्टिकल दो टाइम में रहा है, t1 एंड t2। मैक्सिमम हाइट तो ये वाला एज है, साफ साफ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, तो एक बात याद रखो, क्या याद रखना है, कि जब कोई पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टेड पार्टिकल सेम हाइट पर दो टाइम में होता है, t1 एंड t2, जिसका ऐड अगर कर दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 2h बाई जी। इसमें याद रखना है, h जो है वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, h वह हाइट है जिस पर प्रोजेक्टेड पार्टिकल दो टाइम में रहता है। यहाँ लिख लो आप लोग, h क्या है, height at which projected particle remain in two time, वो टाइम कितना है, t1 एंड t2। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको याद रखना है। अब याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इस पे। तो हम प्रॉब्लम में आते हैं, आप एकदम दिमाग में फिक्स करो। तो एज हाइट, ये एज हाइट कौन,
दो टाइम में प्रोजेक्टेड पार्टिकल सेम हाइट पर T1 एंड T2, ये है मैक्सिमम हाइट। दोनों में रिलेशन T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट, और प्रोडक्ट जो होगा ये दोनों टाइम का वह 2h/g होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ देख कर के भी आप समझ सकते हो। देखो सुनो, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना T2, और यहाँ से यहाँ तक टाइम T1। तो इधर रिवर्स करोगे तो ये भी टाइम कितना होगा T1। तो T1 प्लस T2 ये दोनों मिलाकर के क्या हो जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। आपको याद होगा, आपको एक पॉइंट और समझाए थे कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कब समझाए थे आपको, मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन पर, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल सेम होंगे। क्लियर है आपको। चलिए यहाँ भी उसको फिर से समझा देंगे, फिलहाल इसको याद रखना है ना। अब इस पर प्रॉब्लम कैसे आएगा, थोड़ा एक दो प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, है ना। चलिए याद रखना है हमें, प्रोजेक्टेड पार्टिकल दो टाइम में सेम हाइट पर रहता है, T1 एंड T2। T1 प्लस T2 करें, बताओ क्या मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दें यानी T1 इंटू T2 कर दें, बताओ कितना मिलेगा, 2h/g। h क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या, नहीं, h क्या है, वह हाइट है जिसमें प्रोजेक्टेड पार्टिकल दो टाइम में रहता है, T1 एंड T2। क्लियर है। चलिए इस पर कैसे एप्लीकेशन होगा, थोड़ा हम एप्लीकेशन करके समझाते हैं। आप देखो, लिखो क्वेश्चन लिखते चलेंगे। ए पार्टिकल is projected vertically upward and particle remain at same height 5 meter in 10 second time interval, 10 second time interval, then find, ए पार्ट में लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और बी पार्ट में लिखते हैं मैक्सिमम हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट। क्लियर है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। समझो यहां से, जैसे मान लो ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, और ये 5 मीटर हाइट पर, h इजिकल टू 5 मीटर हाइट पर कितने टाइम इंटरवल में रहा है जी, बताओ, 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड क्या दिया है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना। देखो समझो, यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम और T2 टाइम, बता तो किधर से लेते हैं, यहीं से लेते हैं ना। यहाँ से ए हो गया T2 टाइम। क्लियर है। अब ये T1 और T2 दे दिया, टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है कितना, टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। कितना, 10 सेकेंड। चलिए तो क्या क्या दिया है थोड़ा हम लोग देख भी लेते हैं। तो T2 माइनस T1 तो दे दिया, T2 माइनस T1 दे दिया, कितना, 10। क्लियर है। और क्या दिया है बताओ, h भी दिया है ना। ठीक है, तो h में तो कुछ रिलेशन हम लोग लगता है जानते हैं, T1 इंटू T2, बोलो कितना, 2h/g। और यहाँ से T1 इंटू T2 जो हो गया, 2 हो गया, h का वैल्यू बताओ 5 और g का वैल्यू बताओ 10 ले रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पर हो गया 10/10 कैंसिल होकर के 1। तो ये बताओ यहाँ से T1 इंटू T2 अपना कितना हो गया 1। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना। और हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है T1 प्लस T2। अब T1 प्लस T2 कैसे निकलेगा? कोई ऐसा फार्मूला है क्या जो T1 प्लस T2 निकालेगा? है ना, क्या है बताओ तो एक फार्मूला। देखो फार्मूला को हम ऐसे बॉक्स में लिख रहे हैं, a प्लस बी का स्क्वायर। बोलो कितना फार्मूला होता है? a माइनस बी के टर्म में लिखो तो a माइनस बी मालूम है ना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, यही ना? याद है आपको? नहीं भूल गए? कोई बात नहीं, आप याद रख लो। अब देखो यहाँ से हम T2 माइनस T1 हमें मालूम है, मतलब a माइनस बी मालूम है। T1 इंटू T2 मालूम, मतलब a भी मालूम है, और T1 प्लस T2 निकालना है। अब तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यही तो है, चलो अप्लाई करके देखो। T2 प्लस T1 का स्क्वायर, T2 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 4T1 इंटू T2। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ये बताओ T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर प्लस 4, और T1 इंटू T2 देखो तो कितना हो गया 1। तो ये हो गया अपना T2 प्लस T1 का स्क्वायर जो मिला 100 प्लस 4 104 हो गया। ये बताओ जी T2 प्लस T1 का वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 104। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो T1 प्लस T2 ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो डैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें मिल गया कितना, √104 सेकेंड। क्लियर है? एक पार्ट तो हमने बना लिया। दूसरा मैक्सिमम हाइट निकालना है। सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग को एक्सरसाइज कराओ। तो ये बताओ मैक्सिमम हाइट निकालना हम चाहते हैं, इसका मतलब अगर u मिल जाए हमें तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना, u²/2g। अच्छा u तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जानते हैं ना, टीज कर लो कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। तो ठीक है, वहाँ से u निकल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, मिटा दे इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखो, मिटा रहे हैं इसको, समझो। सारे पैटर्न का हम मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम कर देंगे, है ना। आपको जहाँ से इच्छा होगा प्रॉब्लम बनाना, बन जाएगा आपको सब, है ना। चलिए मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट तो हम लोग मैक्सिमम हाइट के लिए सॉल्व कर ले बी पार्ट के लिए। मैक्सिमम हाइट का पहले फार्मूला याद करो, u²/2g, है ना। अगर हमें u मिल गया तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। u तो मिल जाएगा ना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ पर मालूम है। बोलो कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, √104। इसको लिख सकते हैं 2u/g, और ये हो गया 104। u का वैल्यू बताओ जी कितना हो जाएगा, g/2 √104। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब ये g का वैल्यू 10 रख लेते हैं, तो 10/2 हो गया, ये √104 हो गए, कैंसिल हो गया। u का वैल्यू हो गया 5 √104। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताओ, u²/2g। क्लियर ना? हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू रखो u²। तो ये 5 का भी स्क्वायर होगा ना? हाँ होगा। अच्छा रूट का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, हाँ गुड, 104/2 इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया 10। बताओ समझ में आ रहा है? अब यहाँ से 5 इंटू 5 था ना, कितना है 5 इंटू 5 इंटू 104/2 इंटू 10। ये तो गया काम से, और बताओ ये भी गया काम से, 5 इंटू 2
बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? ठीक है, एकदम इजी कैलकुलेशन है यार। क्या इसमें प्रॉब्लम है? एज का वैल्यू देखो, यहाँ से क्या बच गया, 5 बच गए हैं, लिखो 5, और यहाँ 52 बच गए हैं, 52 ठीक है, बाई यहाँ पर कितना 2। चलो कैंसिल कराओ तो इसको, कितना से 26, हाँ 26, तो 5 इंटू 26 हो गया, कितना हो गया 6×5 30, बाकी 3, हिंदी समझ में आता है ना, 6 5 जा 30 और 3 रह गया, कैरी किए 3, 5 2 जा 10 और 3 130 मीटर। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में बहुत जगह ये प्रॉब्लम पूछा जाता है और बहुत यूज होता है। याद रखना है कि प्रोजेक्टेड पार्टिकल 2 टाइम में सेम हाइट पर आता है, T1 और T2 बोल दें तो अगर दोनों टाइम को ऐड कर दिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है, और अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 2h/g मिलता है। h जो होता है कौन सा होता है? मैक्सिमम हाइट? नहीं 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 नहीं, h वह हाइट है जिस पर प्रोजेक्टेड पार्टिकल 2 टाइम में सेम हाइट पर आता है। क्लियर ना? T1 एंड T2 पर। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एयर रेजिस्टेंस का बात नहीं कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस का हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। सारे कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे इसमें, है ना, जिससे प्रॉब्लम बनाना बड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए, तो एक पॉइंट पहले समझते हैं, पहले भी आपको समझाए हैं और यहाँ फिर से हम समझा रहे हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करता है दोनों साइड से, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, या फॉरवर्ड जर्नी एंड बैकवर्ड जर्नी। इस बात को नोट करके पहले लिखो, है ना, फिर इसको समझाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लिखो। व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू, या एक्सेलरेशन लिखो, व्हेन एक्सेलरेशन रिमेन constant, when acceleration remain constant, then in forward direction and backward direction, in forward direction and backward direction, in equal interval of time, in equal interval of time, distance travel remain equal, है ना, remain equal। समझो, आप ये जानते हो, इसके बारे में जानते हो, है ना, समझो ना कैसे जानते हो। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना कुछ देर पहले या प्रीवियस क्लास में, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होता है उसका नाम क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होता है उसका नाम क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट। ये जितना हाइट ऊपर है उतना ही हाइट तो नीचे भी आएगा, है ना। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो रहा है? इक्वल। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये तब वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू इक्वल होंगे। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए, इसके बारे में थोड़ा और भी हम लोग समझे। देखो कैसे प्रॉब्लम पूछता है, सुनो बढ़िया से। जैसे मान लो यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए,
पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए, और टाइम ऑफ एसेंट जो हो गया वो मान लो 5 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड। तो ये फर्स्ट सेकेंड हो गया, ये सेकेंड सेकेंड हो गया, ये थर्ड सेकेंड हो गया, ये फोर्थ सेकेंड हो गया, ये फिफ्थ सेकेंड हो गया, ये हो गया सिक्स्थ सेकेंड, ये सेवेंथ सेकेंड, ये 8th सेकेंड, ये 9th सेकेंड और ये 10th सेकेंड, है ना। अब इसमें कहता है क्या कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस सेम होगा। जैसे सुनो, अगर फर्स्ट सेकेंड में h1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 10 सेकेंड में भी h1 होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सेकेंड सेकेंड में h2 ट्रेवल किया तो 9th सेकेंड में भी h2 ट्रेवल करेगा। अगर मान लो थर्ड सेकेंड में h3 ट्रेवल किया है तो 8th सेकेंड में भी h3 ट्रेवल करेगा। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल सेम रहेंगे। फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही ट्रेवल करेगा 7th सेकेंड में, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5th सेकेंड में वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 6th सेकेंड में। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है ना। कैसे यूज होगा देखो, हम प्रॉब्लम करके समझाते हैं आपको। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो देखो, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएगा कि बताओ इतने सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितने सेकंड के डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा, तो इसमें पहला स्टेप क्या करना है कि वेलोसिटी जीरो करके टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? टाइम ऑफ एसेंट, है ना। उसके बाद टाइम ऑफ एसेंट जितना आया उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब हम जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, और उसके बाद देख लेंगे कि कितना कितना इंटरवल में सेम हो रहा है ना। जैसे देखो, एक प्रॉब्लम से समझ में आएगा, है ना। प्रॉब्लम से ज़्यादा समझ में आता है बातों को। देखो समझो, लिखो तो, ए पार्टिकल is projected, a particle is projected vertically upward with a speed 60 meter per second. Then distance travel in 4th second will be equal to, बोलो कितना? ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो प्रॉब्लम बना करके समझते हैं। 4th सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितने सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस के इक्वल होंगे, है ना। दिमाग लगाओ, पहले थोड़ा सा प्रेशर देना है दिमाग पर, है ना, तब जा करके दिमाग खुलेगा। समझो, इधर सॉल्यूशन देखो। इसको प्रोजेक्ट कर दिया है कितने से? 60 मीटर पर सेकेंड से। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0। अब ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना हुआ, तो क्या निकालना पड़ेगा? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है? u बाई जी। u का वैल्यू 60, g का वैल्यू 10, कैंसिल हो गया कितना? 6, है ना। तो क्या कहे थे कि टाइम ऑफ एसेंट निकालना, जो आ जाए टाइम ऑफ एसेंट उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे देखो,
एक पार्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज छठा हो गया। ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेकंड सेकंड हो गया, ये थर्ड सेकंड हो गया, वो फोर्थ सेकंड हो गया, फिफ्थ सेकंड हो गया और ये सिक्स्थ। इधर बताओ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और ये 12th। अब बताओ क्या होगा, किसका बोल रहा था, फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बताओ कितने सेकेंड के इक्वल होगा। तो ये बताओ हमें, फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वह कितने सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा। साफ साफ समझ में आ गया ना, कितना हो जाएगा बताओ, 9th सेकेंड। एकदम करेक्ट है ना। चलिए ये बताओ, अगर पूछते कि बताओ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह कितने सेकेंड के इक्वल होगा, 11th। थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बताओ कितने सेकेंड में, 10th। फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बताओ कितना, 8th सेकेंड में ट्रेवल किया डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना। एक कॉन्सेप्ट इसको भी याद रखना है कि जब भी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मोशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में क्या होगा, सेम होंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में, क्लियर है, यहाँ तक हो गया ना। चलो एक और कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, बड़ा आसान हो जाता है सारे सिचुएशन को डील करना। समझो, एक पॉइंट और, इसको भी आप याद रखेंगे, नोट करके ये सब लिखो। जैसे एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, मान लो यू स्पीड से, यू का वैल्यू ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड है, यू का वैल्यू ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में, लास्ट सेकेंड कितना टाइम होता है, 1 सेकेंड। ये लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू सेम हो, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ यू होगा। फिर से सुनो, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, लास्ट सेकेंड का मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट जाने से पहले 1 सेकेंड, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, पहले लिखो ना फिर प्रूव करके समझा देते हैं, है ना। देखो लिख लो, नोट करके लिखो, इफ particle is projected with a speed u greater than 10 meter per second, then in last second of upward motion, last second of upward motion, distance travel by particle is independent of initial speed of projection, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। कैसे, देखो समझो, अभी एक कॉन्सेप्ट समझाए थे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस सेम होता है। तो ये इधर से डिस्टेंस निकालो या इधर से डिस्टेंस निकालो, बात तो सेम ही हो जाएगा।
इधर से निकालना थोड़ा टफ है, क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रहेंगे, कुछ न कुछ तो स्पीड रहेंगे। इधर से निकालना आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड 0 है ना। तो इसके लिए लगाओ तो फार्मूला, डाउनवर्ड मोशन में जानते हो ना सारे टर्म पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। यू कितना 0, एच लिख दिए वाला, यू 0 हो गया, हाफ हो गया, जी हो गया, टाइम 1 का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना हो गया जी बाई 2, है ना। अब ये बताओ, ये इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कन्फ्यूज़न पूरा कराएगा प्रॉब्लम में, सुनो कैसे। कह देगा कि 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, कितने मीटर पर सेकेंड से? 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिए, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर देंगे, बताओ लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वही हो जाएगा कितना, 5 मीटर, क्योंकि इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? चलिए इसको नोट करके दिमाग में फिक्स करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा आप लोग को, सर यहाँ पर कंडीशन क्यों लगा दिए, है ना। तो देखो, यहाँ से कंडीशन इसलिए लगाए हैं क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला जानते हो ना, u बाई जी होता है। अब मान लो u का वैल्यू 10 से कम दे देते, मान लो 5, तो 5/10 हो जाता है कितना, हाफ सेकेंड। तो 1 सेकेंड लास्ट सेकेंड होता ही नहीं, लास्ट सेकेंड होता ही नहीं, तो फिर ये प्रॉब्लम ही, ये जो सिचुएशन जो हम लिखे हैं वही गलत हो जाता है ना। इसीलिए हम क्या कहें, u का वैल्यू ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? चलिए, तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया गया है, एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहते हैं जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया जाए, है ना, एयर रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया जाए, है ना। तो एक दो पॉइंट जो है वो हमसे एयर रेजिस्टेंस पर पूछता है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ें। ओके, नोट करते हुए ये सब पॉइंट लिखेंगे हम लोग, है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया जाए तो क्या सिचुएशन बनेंगे, है ना, जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। चलिए देखते हैं, नोट करके लिखो। जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट का जो वैल्यू होगा ना, वह टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा होगा। टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा होगा। तो इसको नोट करके आप लिखो ना, लिखो तो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर, if air resistance is considered, then time of descent is greater than time of ascent, है ना। कैसे, थोड़ा करके देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं। एयर रेजिस्टेंस जब कंसिडर करोगे, हाँ, एयर रेजिस्टेंस जो लगता है ना, वह वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। जैसे मान लो हवा चल रही है ना, हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो अगर आगे की ओर दौड़ोगे तो एयर किधर की ओर आपको रेजिस्टेंस देगा, पीछे की ओर। हमेशा याद रखना है, जैसे आप बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो एयर रेजिस्टेंस किधर देगा, बॉल के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो ऊपर जा कर के रुकेगा यार।
नहीं तो अगर फेंक दिए और फेंक दिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिया तो ऊपर चला जाता चला जाता चला जाता, अंतरिक्ष में चले जाता है ना। आई बात समझ में? मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है वह जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट में लगता है। क्लियर ना? हाँ, तो जैसे देखो हम टाइम ऑफ डिसेंड निकालना चाहते हैं पहले, तो चलो टाइम ऑफ डिसेंड अगर निकालना है मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है। तो जब ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा? डाउनवर्ड। एकदम सही। अब ये बताओ इसका वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? बताए थे वेलोसिटी के अपोजिट। तो एयर रेजिस्टेंस के कारण एक्सेलरेशन मान लो ए आर। कितना है? ए आर। अच्छा, ए आर का वैल्यू कैसे लिखोगे जी? एफ इजिकल टू कितना लिखते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एफ बाई एम। तो एयर रेजिस्टेंस के कारण एक्सेलरेशन जो होगा एयर रेजिस्टेंस फोर्स बाय मास। क्लियर है? अब ये बताओ कि जी लग रहा है डाउनवर्ड, एयर रेजिस्टेंस के कारण एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट जी होगा वह कितना होगा? जी इफेक्टिव उसको बोल रहे हैं। इधर जी लग रहा है, इधर ए आर लिख रहा है। नेट बताओ डाउनवर्ड। माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा? माइनस करने पड़ेंगे। गुड है ना? चलिए अब ये बता दो, इतना बता ही दिए तो ये बताओ कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, क्या नहीं होता? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो बताओ टाइम ऑफ डिसेंट कितना लिखते आप? तो 2h/g लिखते ना? बोलो, लिखते या नहीं लिखते? पहले कहा चुके हैं आपको कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो मैक्सिमम हाइट के टर्म में टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है? √2h/g। लेकिन इस बार यार g नहीं होगा, g को g इफेक्टिव से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AR। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। टाइम ऑफ एसेंट तो हम लोग डिसेंट तो निकाल लिए, अब थोड़ा टाइम ऑफ एसेंट निकालो। देखो समझो, समझना होगा, बढ़िया से समझो। एसेंट का मतलब ऊपर जा रहा है बॉल, वेलोसिटी अपवर्ड है। एक्सेलरेशन बताओ किधर की होगा? डाउनवर्ड। एयर रेजिस्टेंस किधर होगा जी? अपवर्ड जा रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस किधर होगा? डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन भी होगा डाउनवर्ड। अब जब ये अपवर्ड जा रहा है तो जी इफेक्टिव हमें बता दो कितना होगा? ये दोनों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? अरे दोनों सेम डायरेक्शन में यार, क्या होगा? ऐड हो जाएंगे, है ना? और तुम्हें याद होगा, क्या याद होगा? कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है सेम होता है कब? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला कितना लिखते बताओ? 2h/g। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे तो g नहीं लिख पाएंगे, g इफेक्टिव लिख पाएंगे। और g इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा? g + AR। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो टाइम ऑफ एसेंट भी निकल गया और टाइम ऑफ डिसेंट भी निकल गया। अब देख करके बताओ किसका वैल्यू ज़्यादा है? तो इसका डिनोमिनेटर कम है इसलिए वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसलिए वैल्यू कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये कम, एक कम होगा तो ये ज़्यादा, है ना? इन्वर्सली का रिलेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या देख रहे हैं बताओ? यही देख रहे हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू जो है वो टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा है ना? इस बात को तो डायरेक्टली आप याद ही रखोगे, लेकिन रिलेशन भी कभी कभी पूछ देता है, तो ऐसा करो ना कि हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और एक रिलेशन निकाल ही लेते हैं, है ना? चलिए रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग T1 और T2 में। तो थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, है ना? ऊपर वाला पार्ट मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, टेंशन नहीं। चलो देखो, फ्रॉम TD ज़्यादा है ना, 1/2 कर देते हैं, 1/2। तो ये हो गया TD,
और ये हो गया टी ए, है ना। टी डी का वैल्यू यहाँ से बताओ तो कितना हो गया, अंडर रूट 2h बाई टी डी लिख रहे हैं, टी डी जी माइनस ए आर, यही ना। और टी ए इसको डिवाइड करो जी, डिवाइड करोगे ये चला जाएगा ऊपर, इधर लिख रहे हैं, डिवाइड करने से ये ऊपर चला जाएगा ना, जी प्लस ए आर बाई 2h। चलिए दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर ना। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए टी डी बाई टी ए डिवाइड करो, एक ही में दोनों मिला दो ना, दोनों को एक ही रूट में रखते हैं, 2h बाई जी माइनस ए आर इंटू जी प्लस ए आर बाई 2h। ये तो कैंसिल हो गया, तो बताओ टी डी जो होगा इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इधर टी ए और ये हो गया अंडर रूट जी प्लस ए आर बाई जी माइनस ए आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ये रिलेशन हमेशा के लिए याद रखो, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, नोट हो गया। अच्छा ये बताओ कि हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंड, ये तो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के भी टर्म में लिखे थे और मैक्सिमम हाइट के टर्म में भी लिखे थे। तो यहाँ तो मैक्सिमम हाइट के टर्म में हम लोग देखे थे टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंट कब, जब एयर रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा यू के टर्म में भी तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला क्या होगा, है ना। चलिए तो मिटाए, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए हो गया। चलिए टाइम ऑफ एसेंड इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ एसेंड इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें लगाओ तो फार्मूला, यहाँ तो फाइनल में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से मान लो यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना है, कौन सा फार्मूला चलेगा, v इजिकल टू यू माइनस जी टी ना, और g का वैल्यू कितना लिखोगे, g इफेक्टिव, तो g प्लस ए आर होगा और ये टाइम ऑफ एसेंड होगा, तो ये वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, 0। ये माइनस है इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा g प्लस ए आर, और ये टाइम ऑफ एसेंड इजकल टू u। बताओ जी टाइम ऑफ एसेंड कितना हो गया, u बाई जी प्लस ए आर, यही ना। आई बात समझ में। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, हाँ गलत कर दिए आप, टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला बताओ तो, u बाई जी माइनस ए आर, नहीं, अरे u तो यहाँ नहीं मालूम था यार, है ना, u तो वहाँ पर नहीं मालूम है ना। तो टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला u के टर्म में कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ तक हो गया, चलिए आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इसी में लिख दे क्या, हाँ टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट तक हो गया। चलो इसको लिख लो बढ़िया से। अब इसमें लिखते हैं टाइम ऑफ डिसेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इसके लिए देखो, यहाँ से u हमें मालूम नहीं है, हमें इस u के टर्म में लिखना है।
तो ऐसा करो ना कि जब एयर रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट निकाल लिया जाए। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताओ कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है ना, लेकिन g के जगह पर कितना रखोगे, g प्लस AR। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, टाइम ऑफ डिसेंट आप मैक्सिमम हाइट के टर्म में लिख लिए हो एयर रेजिस्टेंस में, बोलो कितना, ये g माइनस AR। कुछ समझ में आया या नहीं आया, आया ना। अब h का वैल्यू इसमें रख देते हैं, ये हो गया 2g माइनस AR। h का वैल्यू इसमें डालो, यू स्क्वायर बाई 2g प्लस AR, 2 से 2 कैंसिल। टाइम ऑफ डिसेंट बताओ जी, यू स्क्वायर का रूट यू हो जाएगा, और यहाँ पर बता दो कितना हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जी स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर। आई बात समझ में। एक दो कॉन्सेप्ट और हम एयर रेजिस्टेंस लगा करके आपको समझाएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके।